हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने YouTube चैनल साकेत कोर्स पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी भी एल्गोरिदम का रन टाइम एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज n हम लोग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि जैसे जैसे n बदल रहा है, किस रेट से किसी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम बदल रहा है। जब n बढ़ रहा है तो कैसे रनिंग टाइम उसका बढ़ रहा है, जब n घट रहा है तो कैसे उसका रनिंग टाइम घट रहा है। तो वो हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कहने का मतलब इसको पता लगाने के लिए हमको एल्गोरिदम को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम देखते ही हम लोग बता देंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। और एक बार अगर एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पता चल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम कौन इंफीरियर है, कौन सुपीरियर है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से हम लोग बता देंगे कि एल्गोरिदम कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। तो ये ब्यूटी है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की। हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उससे हम लोग कुछ बातें समझेंगे, सीखेंगे, देखते हैं आगे, है ना। तो एक फंक्शन 1 लिया है जो कि कांस्टेंट टाइम से ग्रो कर रहा है, एक फंक्शन 2 लिया है जो कि लीनियर टाइम से ग्रो कर रहा है, एक फंक्शन 3 लिया है जो कि क्वाड्रेटिक टाइम से ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक हाई वैल्यू रखा है, मान लिया फंक्शन 1 का जो कांस्टेंट है 1000 यूनिट टाइम, है ना, हम लोगों ने रखा है। अब देखिए, अब हम लोग fun1 और fun2 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर n1 है तो fun1 कितना टाइम ले रहा है 1000 यूनिट ऑफ टाइम। fun2 कितना ले रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 4, है ना, 6 यूनिट ऑफ टाइम fun2 ले रहा है। ठीक है, अब n अगर 2 है तो fun1 1000 यूनिट टाइम ले रहा है, fun2 कितना ले रहा है 2:2 4 प्लस 4 8, है ना। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते n 498 हो जाता है ना, 498। fun1 कितना समय ले रहा है 1000 यूनिट टाइम, और fun2 कितना समय ले रहा है 498 इंटू मल्टीप्लाई दैट इज 996 प्लस 4 1000। मतलब n जब 498 हो जाता है तो फंक्शन 1 और फंक्शन 2 दोनों सेम टाइम लेने लगता है। ठीक है, अब अगर n 499 हो जाता है तो फंक्शन 1 1000 यूनिट टाइम लेता है, फंक्शन 2 कितना लेता है 499 into 2 998 plus 4 that is 1002। मतलब n अगर 498 या 498 से आगे बढ़ता है तो फंक्शन 2 ज्यादा समय लेने लगता है। अब अगर n 498 से ग्रेटर देन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 498 टाइम हमेशा फंक्शन 2 टाइम फंक्शन 2 जो है फंक्शन 1 से ज्यादा समय लेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 498। इससे क्या पता चलता कि कांस्टेंट कितना भी हाई रख लीजिए, कभी भी जो लीनियरली ग्रो कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। कोई ना कोई ऐसा वैल्यू n का आ जाएगा, उसके बाद ये fun2 ज्यादा समय लेगा। मतलब कहने का मतलब ज्यादा अच्छा पुअर परफॉर्म करेगा। देखिए, जब कोई फंक्शन जो है, जो रन टाइम का जो फंक्शन है, ए रन टाइम का फंक्शन है, ए रन टाइम का फंक्शन है, ए रन टाइम का, अगर वो ज्यादा समय लेगा तो हम लोग कहते हैं कि वो बैड एल्गोरिदम है। अगर कम समय लेगा तो कहेंगे कि वो गुड एल्गोरिदम, बेहतर एल्गोरिदम है ना। तो इन दोनों में 498 तक, है ना, ए एल्गोरिदम बेहतर था, लेकिन 498 के बाद हमेशा ए एल्गोरिदम बेहतर है, fun1 बेहतर है। और क्योंकि हम लोग जो रियल लाइफ में होता है हम लोग n लार्ज रखते हैं, n जब लार्ज रखेंगे तो निश्चित रूप से 498 के बाद सारे के लिए ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये ज्यादा समय लेगा। उसी प्रकार से fun3 में n का स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक, है ना, ग्रो कर रहा है तो n स्क्वायर है ना। तो ये निश्चित रूप से n रेज़ टू द पावर 1 है, तो इससे ज्यादा तेजी से ही ग्रो करेगा। तो fun2, है ना, जो है उससे ज्यादा fun3 ग्रो करेगा, है ना। तो ऐसे देखिए, एक यहाँ पे देखिए कि fun1 में क्या है c है, हम लोग इसको लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर 0। n रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो इसको n रेज़ टू द पावर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कितना n रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे कितना है n रेज़ टू द पावर। इसीलिए ये फंक्शन 2 फंक्शन 1 से हमेशा ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, कोई ना कोई वैल्यू n नॉट के बाद, क्योंकि यहाँ पे n का पावर 0 है, यहाँ पे n का पावर 1 है, तो ये पावर ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। जैसे यहाँ पे फंक्शन 3 में देखिएगा तो n का पावर 2 है, तो ये इससे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और इससे तो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल, वही फंक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया
कि फन 1 जो है कांस्टेंट टाइम है, फन 2 जो है लीनियर टाइम है, फन 3 क्वाड्रेटिक टाइम। देखिए इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा वो तो कांस्टेंट होगा, इसका तो कुछ है ही नहीं, कोई और ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। एज ए इनपुट साइज इन कितना भी बढ़ जाए ये कांस्टेंट है। इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, तो हम देखेंगे हमारे पास कितने टर्म है, ए है, ए है, अब 2n है, अब 4 है, तो दोनों में ज्यादा तेज, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा, ये ग्रो कर रहा है, तो मतलब कितना है, हम लोग को ग्रो कौन कर रहा है, जो हम लोग को ग्रो करने वाला टर्म है वो 2n है। तो जो लीडिंग टर्म है वो हमने, ए लीडिंग टर्म है, जो ज्यादा ग्रो करेगा, जो ज्यादा तेजी से जो ग्रो करेगा फंक्शन में, उसको लीडिंग टर्म कहते हैं। तो ये लीडिंग टर्म है। अब लीडिंग टर्म को हमने ले लिया, और लीडिंग टर्म में हम लोग जो कांस्टेंट है उसको भी ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कितना हो गया, n है ना। अब देखिए इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देखिए, तो इसमें लीडिंग टर्म कौन सा है, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका है, तो n स्क्वायर का, n की पावर 1 है, ये n टू पावर 2 है, तो हम लोगों ने 3n स्क्वायर लिया, मोस्ट लीडिंग टर्म ये 3n स्क्वायर है, इसमें हम लोगों ने जो कांस्टेंट है ना उसको ड्रॉप कर दिया, और इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया, ठीक है। इससे मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अगर एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट इनपुट साइज n दिया हुआ है, उसका अगर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालना है तो सबसे पहले आप लीडिंग टर्म को लेंगे। जैसे यहाँ पे लीडिंग टर्म है ना 2n है, यहाँ पे लीडिंग टर्म 3n स्क्वायर, लीडिंग टर्म लेके उसके बाद कोई भी उसके कांस्टेंट होगा लीडिंग टर्म में, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं, है ना, 2 यहाँ इग्नोर कर दीजिए। जैसे अगर मान लिया कोई फंक्शन 4 यहाँ पे रहता और वो ये एन क्यू है ना प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी रहता, तो इसका लीडिंग टर्म क्या है, ए है ना, एन क्यू, और ए एन क्यू लीडिंग टर्म है, इसमें कांस्टेंट क्या है, ए है, तो ए को ड्रॉप कर देंगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कितना हो गया, एन क्यू। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकलता है। अब देखिए कि क्यों लीडिंग टर्म को ही हम लोग कंसीडर करते हैं और बाकी जो इंफीरियर टर्म है उसको छोड़ देते हैं। जैसे देखिए फन 2 है 2n प्लस 4 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n, हम लोगों ने ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 है। जब n बहुत साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लार्ज वैल्यू ऑफ n पे काम करते हैं, ठीक है, तो जब n जब इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा तो 2/n कितना होने लगेगा, 0, a1 है 2n। तो इसका मतलब क्या है कि जब n बहुत लार्ज होगा तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका जो वैल्यू होगा वो 2n के बराबर होगा। अब 2n में भी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो इंपैक्ट डालता है वो n है, जो a तो कांस्टेंट है, तो a कितना हो गया, n हो गया, तो ऑर्डर कितना निकला इसका n। तो इसीलिए जो है सो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को हम लोग लेते हैं लीडिंग टर्म को, और फिर उसका कांस्टेंट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे फंक्शन 3 है, तो फंक्शन 3 है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, अब हम लोगों ने 3 लीडिंग टर्म को ले लिया ब्रैकेट में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/3n होगा, है ना, 3n और 3n काटिएगा तो n आ जाएगा, और ये जो होगा वो 2/3 1/n स्क्वायर, 2/3 से 3 कटेगा तो 2n स्क्वायर है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग को ब्रैकेट में ले लिए। अब देखिए जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 1/n स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 + 0 हमारे पास कितना आया, मतलब जब n बहुत लार्ज होगा तो इसका जो रन टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3n स्क्वायर के बराबर होगा, और इस टर्म में भी जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल टर्म है वो n स्क्वायर है, तो वो रफली n स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है सो हम लोग ऑर्डर ऑफ टर्म को जब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालते हैं तो उसमें लीडिंग टर्म लेते हैं, और लीडिंग टर्म का जो कांस्टेंट्स रहता है वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालते हैं। तो हम लोग एक अब फंक्शन लिए हैं fn बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n + 4n फैक्टोरियल 5n स्क्वायर। अब ये फंक्शन हम लोग लिखा, अब इसमें लीडिंग टर्म कैसे निकालेंगे, अब ये लीड कर रहा है कि ये लीड कर रहा है कि ये लीड कर रहा है, अब हम लोग कंफ्यूज हैं। तो इसी को है ना एक चार्ट से हम समझते हैं, है ना, लीडिंग टर्म का एक चार्ट है। जैसे सबसे पहला जो सबसे जो कम समय लेता है वो कांस्टेंट है, इस ए ग्रो ही नहीं करता। कांस्टेंट के बाद जो ग्रो करता है वो log n है। कहने का मतलब log n बहुत धीमी गति से ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद क्या है फिर log n, मतलब log n से ज्यादा समय कौन लेगा, log n, है ना, log n से ज्यादा समय कौन लेगा, n raised to the power 1/3।
इससे ज्यादा n रेज टू द पावर 1/2, इससे ज्यादा n, इससे ज्यादा n log n, इससे ज्यादा n स्क्वायर, इससे ज्यादा n स्क्वायर log n, उसके बाद n की उससे ज्यादा n4, उससे ज्यादा 2n, उससे ज्यादा n फैक्टोरियल, उससे ज्यादा n रेज टू द पावर n। अब अगर हमारे पास ये चार्ट है तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि लीडिंग टर्म कौन है। 2 रेज टू द पावर n देखिए यहाँ पे है, n फैक्टोरियल यहाँ पे है और n स्क्वायर तो बहुत पीछे है। तो कहने का मतलब n फैक्टोरियल जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका, इन तीनों में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसका है, n फैक्टोरियल का। तो मतलब कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे कितना, 4n फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग अधिक कर देंगे तो कितना आएगा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, n फैक्टोरियल निकल गया। ठीक है, अब हमारे लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जैसे फन 1 है, तो फन 1 है a1 log n प्लस a2 log n प्लस a3n प्लस a4। ठीक है, अब ये है, अब इसमें लीडिंग टर्म हमको फाइंड आउट करना था। log n कहाँ है, यहाँ पे, log n कहाँ पे, यहाँ पे, और n कहाँ पे है, यहाँ पे। तो तीनों में जो लीडिंग टर्म है वो क्या है, तो तीनों में लीडिंग टर्म है वो ये 3n है ना। लीडिंग टर्म क्या है, ये 3n है ना, और ये ड्रॉप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n है ना। जैसे एक एग्जांपल फंक्शन 2 का देखिए है ना, b1 n रेज टू द पावर 1/2 है ना, b2 n रेज टू द पावर b1 n रेज टू द पावर 1/3, b2 n रेज टू द पावर 1/2, b3 log n प्लस b4। तो n 1/3 यहाँ है, n रेज टू द पावर 1/2 यहाँ है और log n यहाँ है। तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसका है, n रेज टू द पावर 1/2 है ना। तो कहने का मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कितना होगा, n रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर n जो कि सबसे यहाँ पे है ना, n रेज टू द पावर 4 जो है सो यहाँ है, और n log n है ना, n log n कहाँ है, n log n यहाँ पे है। तो जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है इसमें कौन है, 2 रेज टू द पावर n, तो इसका जो ग्रोथ ऑर्डर है 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है तीनों फंक्शन का। अब मान लिया जाए कि ये तीनों फंक्शन किसी एक एल्गोरिदम, किसी एक प्रॉब्लम के 3 एल्गोरिदम का रन टाइम है। कोई एक प्रॉब्लम है उसका 3 एल्गोरिदम है और तीनों एल्गोरिदम का ए रन टाइम है। तो पहला एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हुआ, n, दूसरा एल्गोरिदम का n रेज टू द पावर, तीसरा एल्गोरिदम का, तो कौन सबसे ज्यादा समय लेगा, निश्चित रूप से 2 रेज टू द पावर 1, मतलब फंक्शन 3 सबसे ज्यादा समय लेगा एग्जीक्यूट होने में, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इसका सबसे हाई है। उसके बाद कौन लेगा, उसके बाद n लेगा, और उसके बाद कौन लेगा, n रेज टू द पावर 1/2, मतलब सबसे अच्छा एल्गोरिदम कौन होगा, जो सबसे कम समय लेगा, जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सबसे कम रहेगा। तो जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कम रहेगा वो बेहतर एल्गोरिदम, तो n रेज टू द पावर 1/2 सबसे बेहतर एल्गोरिदम होगा। उसके बाद ये होगा और उसके बाद फिर ये फंक्शन 3 होगा। अगर मान लिया जाए है ना, अगर फंक्शन ऐसे भी हम लोग करते हैं कि अगर मान लिया एक फंक्शन 1 है और अगर n स्क्वायर है ना log n है और फंक्शन 2 है ना, ये जो है सो मान लिया जाए कि जो है सो n log n है। अब इन दोनों में हमें पता लगाना है कि किसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो सिमिलर टर्म रहते हैं उसको कैंसिल आउट हो, log n और log n कैंसिल हो गए, n यहां से कैंसिल होता है, ये कितना हो गया n, और ये कहां कितना बचा, एक कांस्टेंट है ना, एक है ना। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसका ज्यादा है, आप देखिए है ना, ए है ना, तो मतलब फंक्शन 1 का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और है कि फंक्शन 1 अगर मान लिया जाए n log n है और फंक्शन 2 जो है वो मान लिया जाए कि log n है, तो इसमें फिर क्या करेंगे, log n कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा n, ये कितना बच जाएगा 1 है ना। तो ये इस प्रकार से भी हम लोग दो फंक्शन को जो सिमिलर टर्म रहेंगे उनको कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बचेगा 1 और n में किसका ज्यादा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, तो n का, फंक्शन 1 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।